दोस्तों आज मैं गुरु और चेला चैप्टर 12 क्लास 5 एनसीईआरटी रिमझिम बुक की लेकर आई हूँ। उसका थर्ड स्टैंजा से इस वीडियो में है और फर्स्ट सेकंड स्टैंजा, उसके बाद सारांश आपको दूसरा वीडियो जो मैंने बना के रखा है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं लिंक दे दूँगी। तो थर्ड स्टैंजा में क्या है? गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता होऊंगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। जब गुरुजी को पता चला कि अंधेर नगरी है तो गुरुजी वहाँ से चले गए कि अंधेर नगरी में मूर्ख राजा के साथ रहना अच्छा नहीं रहेगा, कोई भी विपत्ति आ सकती है। मगर चेला जो है वो वहीं रह गया। इसमें दो हाट शब्द हैं, एक है विवश, विवश यानी कि मजबूर, हाट यानी कि बाजार, बाजार को ही हाट भी कहा जाता है। अब अर्थ, ग्वालिन से यह जानने पर कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा मूर्ख है, गुरु ने तुरंत उस जगह को छोड़ने का निर्णय ले लिया। उसने चेले से चलने को कहा परंतु वह माना नहीं। गुरुजी चले गए और चेला रह गया। एक दिन वह उस नगरी का बाजार देखने निकला। वह हैरान रह गया यह जानकर कि वहाँ सब कुछ टके सेर बिक रहा है, चाहे वह खीरा हो या ककड़ी, हल्दी हो या ज़ीरा। फोर्थ स्टैंजा, टके सेर मिलती है रबड़ी मलाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। प्रसंग आपको उसी तरह से लिखना है। अगर आपको कोई एक पैराग्राफ कविता की व्याख्या करो ऐसे बताते हैं तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता गुरु और चेला से ली गई है। इसके रचयिता है सोहन लाल द्विवेदी। उसके बाद उसका अर्थ लिखना है, जैसे कि उस अंधेर नगरी में सब कुछ टके सेर मिलता था, अतः चेले ने खूब रबड़ी मलाई खाई। कवि कहता है कि अब आप मूर्ख राजा की अंधेर नगरी का आगे का ताज़ा हाल सुनिए। उस साल वहाँ खूब बरसात हुई, खूब पानी बरसता था, खूब बिजली चमकती थी और खूब बादल गरजते थे। नेक्स्ट पैरा, गिरी राज्य की एक दीवार भारी, राज्य की कोई दीवार जो है वो गिर गई। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया। तभी संतरी को बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया? कहा संतरी ने, महाराज साहब न इसमें खता मेरी ना मेरा करतब, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। तो बहुत बारिश होने के कारण दीवार गिर गई। तब संतरी से पूछते हैं कि ये दीवार कैसे गिर गई। इसमें हार्ड वर्ड जो है वो है खता, खता यानी कि गलती। उस अंधेर नगरी में बरसात के दौरान इतनी भारी बारिश हुई कि राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा तुरंत वहां पहुंच गया। उसने संतरी को बुलाया और उससे दीवार गिरने का कारण पूछा। संतरी ने झट जवाब दिया कि दीवार उसकी गलती से नहीं गिरी है, दरअसल दीवार कमज़ोर बनी थी, मोटी और घनी नहीं थी, इसलिए गिर गई है। अब नेक्स्ट स्टैंजा, खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको सजा दो। कहा कारीगर ने ज़रा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी।
लेकिन कारीगर ने कहा कि इसमें मेरी खता नहीं है, यह मेरा दोष नहीं है। जब राजा ने संतरी से दीवार गिरने का कारण पूछा तो उसने कहा कि दीवार कमज़ोर बनी थी इसलिए गिर गई। इसमें गलती उसकी नहीं बल्कि कारीगर की है। कारीगर को फौरन बुलाया गया। राजा ने आदेश दे दिया कि कारीगर को सजा दो, इसकी गलती से दीवार गिरी है, अतः इसे मौत दो। कारीगर बिना एक क्षण विलंब किए बोल पड़ा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती तो मंत्री जी की है। नेक्स्ट, यह भिष्टी की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिष्टी बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिष्टी हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही उसमें था पानी समाया। अब इसमें हमें हार्ड वर्ड मिला है भिष्टी, यानी कि पानी भरने वाला, जो एक बड़ा सा चमड़े का बना हुआ बैग होती है। शरारत गलती, गफलत भूल। जब राजा ने संतरी के माध्यम से जाना कि कारीगर की गलती से दीवार गिरी है तो उसने उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। कारीगर ने तुरंत अपना बचाव किया। उसने भिष्टी को दोषी करार दिया। उसने राजा से कहा उसकी गलती से दीवार गिरी है क्योंकि उसी ने सारा गारा गीला कर दिया था। जो मिक्सचर होती है सीमेंट का, उसको गीला कर दिया था। राजा के आदेश पर भिष्टी को बुलाया गया। भिष्टी को देखते ही राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। भिष्टी ने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है बल्कि मशक बनाने वाले की गलती है। उसी ने इतनी बड़ी मशक बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा समा गया, जिसके कारण दीवार कमज़ोर हो गई और गिर गई। अब राजा क्या करेंगे? मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। ओ, अब मशक ने कहा कि ये गलती मेरी नहीं है। भिष्टी बड़ी हो गया और उसके कहने पर मशक वाले को बुलाया गया। भिष्टी को छोड़ दिया गया, बरी हो गया यानी कि छोड़ दिया गया। अब मशक वाले को बुलाया। उसने भी चतुराई से अपना बचाव किया। कहा दीवार गिरने में मेरी भी नहीं बल्कि मंत्री की गलती है। यह उन्हीं की भूल और उन्हीं की लापरवाही है। उन्होंने ही मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया। मैंने चमड़ा चुराया नहीं और एक बड़ी मशक बना दिया। इस मशक में पानी ज़्यादा भरता है। इस प्रकार यह गलती मेरी नहीं बल्कि किसी और की है। किसकी है? जिसने चमड़ा दिलाया। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। जब मंत्री जी को फांसी के लिए बुलाया गया तो जल्लाद उसे फांसी के लिए लेकर गए, लेकिन मंत्री जी इतने दुबले पतले थे कि उनके गले में फंदा नहीं आ रहा था। तभी राजा ने हुक्म दिया कि एक मोटे से गर्दन वाले आदमी को बुला लाओ। इसमें दो वर्ड है जो हार्ड है, हुक्म यानी कि आदेश, जल्लाद यानी कि फांसी पर चढ़ाने वाला आदमी। अब इसका शब्दार्थ, जब राजा को बताया गया कि दीवार मंत्री की वजह से गिरी है तो उसने मंत्री को हाजिर होने का आदेश दिया। मंत्री आया तो राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने को कहा। सुनकर फौरन जल्लाद आ गया और मंत्री को उसी क्षण लेकर चला फांसी पर चढ़ाने के लिए। किंतु मंत्री काफ़ी दुबला था, उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि फांसी के फंदे में नहीं आ पाती थी। अतः राजा ने उसकी जगह किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़ कर लाने को कहा ताकि उसे अच्छी तरह फांसी पर चढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पैराग्राफ। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन।
कहा संतरे ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। उसे लगा कि खाने के लिए बुलाया होगा। इसमें दनादन वर्ड का मतलब है जल्दी जल्दी, फौरन यानी कि तुरंत। अब संतरी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को खोज में निकल पड़े। बहुत जल्दी उन्हें चेला हलवा खाते हुए मिल गया। उन्होंने चेले से कहा, महाराज ने आपको न्योता दिया है, अतः फौरन आप चलिए। चेला मन ही मन खुश हुआ, यह सोचकर कि राजा के दरबार में खूब शक्कर खाएगा। लेकिन आकर देखा तो वहाँ एक नया झमेला खड़ा था। चारों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ी थी। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम चढ़ाओ, कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा थेले ने, कुछ खता तो बताओ। चेले ने कहा कि मेरी गलती क्या है ये तो बताओ। कहा राजा ने, चुप, ना बकबक मचाओ। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। चेला इतना बुद्धू नहीं था, उसने वहीं पर कहा कि गुरुजी को बुलाइए। मोटी गर्दन वाले चेला को देखकर राजा ने तुरंत उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। चेले ने राजा से पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है, कम से कम मेरी गलती तो बताएं। राजा ने फौरन यह कहकर उसे चुप करा दिया कि ज़्यादा बकबक मत करो। लेकिन चेला बुद्धू नहीं था, चालाक था। उसने वहीं पर एक बड़ा झमेला खड़ा कर दिया और कहा, मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले मेरे गुरु के दर्शन कराओ। अब देखिए क्या होता है। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेलपेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूँगा। तो क्या हुआ कि चेले के कहने पर उसके गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले को रोते हुए पाया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर दोनों की आपस में भिड़त हो गई। दोनों जमकर लड़ने लगे। गुरु कहता, मैं फांसी पर चढ़ूँगा। दोनों में से कोई अपनी जिद छोड़ने को तैयार न था। दोनों ही अभी फांसी पर चढ़ना चाहते थे। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी, मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। अब गुरुजी बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा फांसी पर चढ़ने के लिए गुरु और चेले में भिड़त हो गई। दोनों ऐसे लड़ने लगे कि हटाने से भी नहीं हटते थे। राजा ने बढ़कर पूछा कि आखिर बात क्या है। इस पर गुरु ने बताया कि यह फांसी पर चढ़ने का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। उसके सिर पर पूरे संसार का ताज होगा। तो तब क्या होगा। कहा राजा ने, बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टकूँगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो क्या हुआ कि तब राजा ने कहा कि मैं ही फांसी पर चढ़ूँगा। जब राजा को गुरुजी से पता चला कि इस शुभ मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो उसने कहा अगर
यह बात सच है तो मैं स्वयं इसी क्षण फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार राजा फांसी पर चढ़ गया। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। मूर्ख राजा के मरते ही घर घर में बधाई का बाजा बजने लगा। जहाँ मूर्ख राजा होते हैं वहाँ प्रजा की भी बहुत ही मुश्किलें आती रहती है। ये सोहनलाल द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। तो हमें हमेशा मूर्खों से दूर रहना चाहिए। ये तो हमें भी समझ में आ गया है। आप लोग इस कविता को खूब अच्छे से लिख के इसका व्याख्या कीजिए, मैंने जैसे बताया है। इसके बाद मैं प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।